हेलो 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। सो स्टूडेंट, बिजनेस सर्विसेज में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस के बारे में एंड पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस। सो इसका एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा, अदर इंश्योरेंसेस कौन कौन से होते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस से हर कोई अवेयर है कि हर किसी को पता होगा इंश्योरेंस, हर किसी के घर में कोई ना कोई इंश्योरेंस ले रखा होगा। इंश्योरेंस दो पार्टीज़ के बीच में होता है, एक पार्टी जो इंश्योरर होती है, एक पार्टी जो इंश्योर्ड होती है। मींस जो इंश्योरर होता है वो क्या करता है, कुछ एग्रीड अमाउंट जो सेकंड पार्टी होती है इंश्योर्ड, उसको टाइम टू टाइम जमा करवाता रहता है। एक टाइम के बाद या तो कोई भी अनसर्टिनिटी के लिए हो सकता है, या हमने मान लो कोई भी ये लगा हमने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसमें एक जो हमने एग्रीड अमाउंट जमा करवाई थी वो विद इंटरेस्ट हमें मिलेगी। अगर कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है, कोई भी डैमेज वगैरह हो जाता है, तो उसका कंपनसेशन हमें साथ के साथ मिल जाता है। तो ये होता है इंश्योरेंस। मीनिंग देख लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन इंश्योरेंस प्रीमियम। जो हमने ना अमाउंट जो एग्रीड सम अमाउंट जमा करवाई थी उसके रिगार्डिंग जो हमें मिलता है रिटर्न में, वो क्या कहलाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। टू पे एन एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। जो हम किसी भी मनी जो हम सबमिट करवाते हैं किसी भी पार्टी को, अनदर पार्टी को, टू मेक गुड्स फॉर अ लॉस। किस लिए? ताकि किसी भी वस्तु में हमारा कोई लॉस होता है या उसकी डैमेज होता है या इंजरी होती है, टू समवन ऑफ वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और देखो, जो हम इंश्योरेंस करवाते हो किस लिए करवाते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बिहाफ में, ताकि हमें कभी भी पैसे की नीड हो, मतलब हमें इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि हमारी कंपनी उसको बेयर नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में हमें उतना की अमाउंट कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाती है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, जो किस रिजल्ट की वजह से होती है, जब कोई भी अनिश्चित जो इवेंट होता है जिसका हमें पता नहीं, जैसे आग लगना, गुड्स टूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना। सो ये सारे के सारे हमें ये पहले तो सर्टिनिटी नहीं होती कि हमारी फैक्ट्री के अंदर आग लगेगी, या जो हमारा ट्रक आ रहा था जिसके अंदर हमारी गुड्स थी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें डैमेज हो जाएंगी गुड्स। तो ये कोई भी ना अनसर्टिनिटी होती है, तो अनसर्टिनिटी इवेंट के रिगार्डिंग ही हम इंश्योरेंस करवा के चलते हैं, ताकि ज़्यादा लॉस हो तो उसको कंपनी बेयर कर सके। ओके। सो मीनिंग के बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सो कौन कौन से प्रिंसिपल हो जाएंगे? फर्स्ट वन इज एट मोस्ट गुड फेथ, कि हमें पता है जो इंश्योरेंस होता है वो दो कंपनीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर और उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही बेस होता है। किसके बीच में? कॉन्फिडेंस होता है उन दोनों के बीच में, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है कि हाँ, जब हमें फ्यूचर में नीड होगी तो जो हमने अमाउंट जमा करवाई है उसके रिगार्डिंग, उसके कंसिडरेशन में हमें इंश्योरेंस प्रीमियम मिल जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में होता है? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। जो एक कंपनी होती है इंश्योरेंस और जो पैसे जमा करवाता है वो बंदा। तो ये कंडीशन होती है जिसके बीच में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टी के बीच में, और वो एक मैटेरियल फैक्ट के ऊपर या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं पहले कि हमारी ये पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग ही उन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोज होता है। ठीक है। देन उसके बाद आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि सम पिक्यूनरी interest in the subject matter of insurance contract, the insured must have insurable interest in subject matter of insurance, जैसे लाइफ या कोई भी प्रॉपर्टी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है, या तो हम किसी भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, या हमारी लाइफ के रिगार्डिंग हम इंश्योरेंस करवाते हैं। उसके अंदर हमारा क्या इंटरेस्ट हो जाता है कि जब हमारे को बड़ा नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी कर पाए। ठीक है। तो जो भी हमने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इंश्योरेंस ले रखा है, तो जितने भी लॉस होंगे किसी भी डैमेज की वजह से, या कोई भी मतलब मान लो कि कोई भी ऐसा भी तो हो जाता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, तो वो फुली रिकवर करके देते हैं इस चीज़ में। ठीक है।
A businessman has insurable interest in his house, stock, his own life, that of his wife and children. कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है किसी भी बंदे का, या तो उसके बिजनेस के प्रति होगा, या उसके घर के प्रति होगा, या तेरा उसके पास स्टॉक है उसके प्रति होगा, या उसकी खुद की लाइफ जिसके अंदर उसकी वाइफ और उसके जो घर वाले होते हैं जैसे चिल्ड्रन हो जाते हैं, तो ये सब भी उसके अंदर कंसिडर्ड होकर चलता है। तो इसीलिए भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा जाता है इसे। एक प्रिंसिपल ये हो जाता है। उसके बाद आता है इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, देखो लाइफ इंश्योरेंस की बात करके चलते हैं इंडेमिनिटी के अंदर कि ये कहाँ पर अप्लाई होगा, कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर यही होता है कि जब कोई भी बंदे की डेथ होती है या तभी तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्या इंसान को फिर मरने का वेट किया जाएगा कि हाँ वो मरे तो पैसा मिले? नहीं। देखो अगर कोई भी लाइफ के रिगार्डिंग उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ज़्यादा उसका कोई भी पैसा वगैरह होता है, तो उस टाइम भी वहाँ से जो एक्सीडेंटल तुम रिकवर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें नहीं लेके चलना कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किसी बंदे की अगर वो डेथ होती है तभी वो अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, सो यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ कंसीडर नहीं करके चलते। जितना भी उसको उसकी एक्सीडेंट की वजह से किसी भी वजह से कोई भी उसको जितना एक्चुअल लॉस हुआ है वही उसको पे ऑफ किया जाएगा। यहाँ पर क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करके चलता है? फ्रॉम लॉस एंड नो प्रॉफिट कैन बी मेड। यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके चलता है। प्रोक्सीमेट कोजेज। प्रोक्सीमेट कोजेज के अंदर क्या आ जाता है कि जितने भी लॉस होते हैं इंश्योरेंस के अंदर वो सारे के सारे इंश्योरेंस पॉलिसी में जितनी भी टर्म एंड कंडीशन थी उनके अकॉर्डिंग उनको कंपनसेट मिलेगा। बट इफ लॉसेज आर इनकर्ड ड्यू टू द रीजन नॉट मेंशन इन इंश्योरेंस पॉलिसी देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज और नियरेस्ट कोज इज फॉलोड। देखो प्रोक्सीमेट कोज ये कहता है कि अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वो पॉइंट नहीं डाल रखा तो उस वजह से, पॉइंट ना होने की वजह से जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो लॉस यहाँ पर बेयर नहीं होगा। प्रोक्सीमेट कोज क्या कहता है? जितनी भी टर्म एंड कंडीशन राइट डाउन की जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हीं के बिहाफ पर लॉस की रिकवरी होगी, अदरवाइज नहीं। ओके, सो आपको एक एक प्रिंसिपल समझने हैं। देन उसके बाद आता है सबॉर्जेशन। सबॉर्जेशन के अंदर ये प्रिंसिपल वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड क्या होगा? इंडेमिनिटी होगा। इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमने जो पीछे वाला पॉइंट पढ़ा था ना, देखो ये वाला इंडेमिनिटी, ये क्या बताता था कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो लाइफ का खतरा नहीं होता बच्चा कि उसकी डेथ होने के बाद ही मिलेगा, बल्कि उसके कुछ ईयर फिक्स कर दिए जाते हैं, तो उतने ईयर के बाद भी उसकी लाइफ इंश्योरेंस की मनी उसको वापस मिल जाती है, या उसको कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है उस टाइम पर वो कंपनसेशन मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये किन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंडेमिनिटी के अंदर, कि जो सबॉर्जेशन होता है वो क्या कहता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी देन all right related to that property automatically get transferred to the insurance companies। कि जो हमने लॉस के लिए कंपनसेशन मिला था वो कहाँ पर अपने आप ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? जो इंश्योरेंस कंपनी है। अगर जो भी प्रॉपर्टी को लॉस होता है जहाँ पर उसको उस लॉस को कवर अप करवाया जाता है, ठीक करवाया जाता है, मान लो कि हमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा था, उसका एक्सीडेंट होता है, तो जिस भी कंपनी में हम लेके जाते हैं वो वहीं पर वो इंश्योरेंस कंपनी उसके अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देगी। हाँ भाई इतने के इसका खर्चा था तो हम पे आउट करेंगे। बस यही कहना चाहता है सबॉर्जेशन के अंदर। देन उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ पर्सन हैज़ टेक मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क देन ऑल द इंश्योरेंस विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस इन proportion to the amount insured by the each of them and compensate for the actual amount of the loss because has no right to recover more than the full amount of his actual loss। कंट्रीब्यूशन के अंदर यही कहा गया है कि भले ही एक इंसान ने सेम
किसी भी सेम प्रॉपर्टी के ऊपर अलग अलग इंश्योरेंस, अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों कंपनी उसको जितने की अमाउंट का लॉस हुआ था वो पे करेंगे, बल्कि प्रोपोर्शन में करेंगे। कि मान लो अगर किसी भी 50,000 का लॉस हुआ तो क्या करेंगे, पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमें हाफ हाफ देना है या हम पूरा ही, एक देगा एक नहीं देगा। तो ऐसा नहीं कि 50 ए कंपनी दे देगी 50 बी ना, मान लो इन्होंने हाफ हाफ का डिवाइड किया था तो 25 कंपनी ये देगी, 25 बी कंपनी देगी। ओके, ये कोई भी राइट नहीं होता कि जितने का हमें लॉस हुआ उससे ज़्यादा हम रिकवरी करें। ओके, उसके बाद आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन के अंदर क्या कहता है कि द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी मे बी लॉस्ट। भाई ये नहीं कि हम जानबूझ के, कि हमारी कंपनी में तो इंश्योरेंस हो रखा है तो जानबूझ के हम अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे ना, वो देखा जाएगा कि लॉस जानबूझ के किया गया है या नेचुरल है। अगर जानबूझ के किया गया है तो कंपनी कोई भी क्लेम नहीं देगी, सो लॉस उस कंपनी को ही बियर अप करना पड़ेगा। सो ये थे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस आता है, एक जनरल इंश्योरेंस आता है। लाइफ इंश्योरेंस जो हम अपनी लाइफ के रिगार्डिंग लेते हैं इंश्योरेंस, कोई भी पॉलिसी वगैरह। जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है फायर, कोई भी आग लगने से अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो उसका इंश्योरेंस करवाना। मैरीन, किसी भी सी वगैरह के अंदर जो वोगेज होता है उसको लॉस होता है वो। अदर इंश्योरेंस, सो जो अदर इंश्योरेंस का टॉपिक रहेगा वो हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक बार देख लेते हैं इन सबको एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट है क्या? अंडर लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज पेड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी और द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। कि जो लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट कब मिलेगी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, या तो जितना उसका मैच्योरिटी पीरियड था वो कंप्लीट हो जाता है, या उस मैच्योरिटी पीरियड से बिफोर, पहले ही जिसने इंश्योरेंस करवाया था पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो भी डेट नज़दीक होती है तो वो पहले होता है। अगर मैच्योरिटी पहले होती है तो उस टाइम पर पैसा मिल जाता है, अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो तब पैसा मिलता है। ओके, इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स टिल मैच्योरिटी ही एंजॉय द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। अगर वो जिंदा रहता है जब तक उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी टाइम आती है तो वो जितने भी उसको पैसे मिलेंगे उसको खुद ही वो यूज करेगा। इफ ही डाई बिफोर मैच्योरिटी देन द इंश्योरेंस क्लेम हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली। अगर उसकी पहले ही मैच्योरिटी टाइम से पहले ही डेथ हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी फैमिली को मेंटेनेंस के तौर पर वो पैसा क्लेम करके ले लेते हैं, वो दे देती है उनको। द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ द प्रीमियम। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या करती है, लाइफ को इंश्योर करके चलती है किसी भी बंदे की, किसके बिहाफ में, किसको एक्सचेंज करके वो कुछ प्रीमियम की अमाउंट देगी, विच मे बी पेड इन वन लम सम एंड पीरियडिकली, से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। जो हम प्रीमियम की अमाउंट जमा करवाते हैं वो क्या हो सकती है, या तो हम एकदम से जमा करवा दे लमसम, या हम उसको ईयरली या हाफ ईयरली या मंथली या क्वार्टरली, जैसी हमारी मर्जी हो हम उसके लिए प्रीमियम की अमाउंट जमा करवा सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है लाइफ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्स्ट क्या होता है, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी के अंदर क्या पॉलिसी होती है कि जो हमने अमाउंट जमा करवाई है, एग्रीड सम अमाउंट जितनी भी हमने जमा करवाई है वो उस बंदे की डेथ के बाद ही पैसा मिले, पूरी लाइफ तक उसको पैसा ना मिले, वो होता है होल लाइफ पॉलिसी। द सम बिकेम पेबल टू द हेयर ऑफ द डिजीज्ड। ओके, उसकी डेथ के बाद ही पैसा मिलेगा उसकी फैमिली को। एंडोमेंट लाइफ insurance policy. Under this policy, the insurer undertake to pay the assured to his heirs or nominee as a specific sum, the attainment of a particular age on his death,
विच एवर इज अर्लियर। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बंदा जो अब इंश्योरेंस करवाता है, या तो वो ये कहता है कि मेरी 50 की एज तक मैं पैसे जमा करवाऊंगा, तो उसके बाद मुझे विद इन 1 ईयर ये मैच्योरिटी चाहिए, या क्या होता है कि अगर उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर उसका जो भी नॉमिनी था, हायर था उसका, उसको पैसे दे दिए जाते हैं। ओके। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर जो इंश्योरेंस होता है वो 2 और मोर लाइव्स के लिए होता है। या मान लो कि मैंने करवाया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ करवा लिया लाइफ इंश्योरेंस, या हमने अपने बच्चे का भी करवा लिया, तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर आती है ये पॉलिसी। द पॉलिसी मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ एनी वन alive assured then the assured sum will be payable to the survivor or survivors। ये जो पॉलिसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो करवाई जाती है, अगर उन दोनों में से या तीनों में से एक की डेथ हो जाती है तो जितने भी उसके सर्वाइवर बचते हैं उनको वो अमाउंट पे कर दी जाएगी। ओके। सो एन्युटी पॉलिसी में हम क्या करते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं, या तो हम मंथली पे करते हैं या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली, हमारी मर्जी होती है। तो यहाँ पर एक सर्टेन एज तक हमें पैसे जमा करवाने हैं। सो उसके आफ्टर सम टाइम हमारे पास रेगुलर इनकम के रूप में हमारी जो सर्टेन एज होगी उसके बाद हमें उसके पैसे मिलते रहेंगे। मीन्स मान लो हमने 40 की एज तक तो पैसे जमा करवाने हैं विद इन मंथ ईयरली या जो हमारी मर्जी है। उसके बाद जब हमारी 55 की एज हो जाएगी तो उसके बाद हमें उसकी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी एज ए पेंशन। ओके। उसके बाद आता है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर आता है कि जब हम अपने बच्चों के रिगार्डिंग कोई भी, मान लो उसके एजुकेशन को लेके, या लड़की है या लड़का है उसकी शादी को लेके, हम पहले से ही मंथली या कुछ भी जो एनुअली वगैरह कोई भी हम अमाउंट जमा करवाते हैं तो वो किसके अंदर आता है, चिल्ड्रन एंडोमेंट के। तो वो एक्सपेंसेस या एजुकेशन के लिए करवाया है तो उसकी हायर एजुकेशन के काम आ जाएगा, या फिर उसकी जब शादी होगी तो उस टाइम पर काम आ जाएगा। लाइक देखो, जो लड़कियों के लिए सुकन्या योजना होती है उसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि हम एक टाइम तक उसके अंदर पैसे जमा करवाते रहते हैं, उसके बाद जब लड़की 21 ईयर की हो जाती है तो उसको वो अमाउंट निकलवा सकती है। ओके। द इंश्योरर एग्री टू पे अ assured sum when the child attain a certain age। तो ये इंश्योरेंस क्या होता है कि ये नहीं कि ये लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, ये एक सर्टेन एज तक या एक सर्टेन अमाउंट तक तुम करवा सकते हो जमा। मान लो एज क्या हो जाएगी, मान लो 14 या 15 ईयर तक की एज तक ही जमा होंगे, या मान लो कि तुम 1 लाख 2 लाख 3 लाख जैसे भी तुम्हारी मर्जी हो तुम जमा करवा सकते हो। ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बस इतना ही था, यही इसके टाइप थे, इतने टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, जब हमने कोई भी आग वगैरह से कोई भी सेफ्टी के लिए जब हमने इंश्योरेंस करवा रखा तो फायर इंश्योरेंस कहलाता है। मान लो अचानक से कोई भी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, जितनी भी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है तो उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, आग पूरी लाइफ टाइम तक नहीं होती लगती, तो उस कंडीशन में उसको कोई भी क्लेम पे नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि आग नहीं लगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। फीचर्स की बात करें, जो तुमने प्रिंसिपल पढ़े थे वो सारे के सारे इसके फीचर्स के अंदर आ जाते हैं, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज एट मोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ तो होगा ही भी, मान लो ज़्यादा नुकसान हो जाता तो कंपनी को बियर अप करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो तुम्हें खुद को पे करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब यही होता है कि यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट करके चलते हैं, अगर आग लगती है तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। जो हमने इंश्योरेंस लिया है फायर का तो फायर के रिगार्डिंग ही काम आएगा, अगर उसका कोई भी वो चोर थीफ वगैरह ले जाते तो उस कंडीशन में उसका कोई भी इंश्योरेंस काम नहीं आना। सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कोज प्रोक्सिमा। ये सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रोक्सिमा क्या का मतलब यही था कि अगर हमें कोई भी फायर, ये कह रखा है ना, अगर कोई भी आग नहीं लगती तो उस कंडीशन में कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो यही इसका मतलब होता है कि अगर आग लगेगी तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं।
It is a contract for an year. It generally come to an end at the expiry of the year and may be renewed. कि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 1 ईयर का, जब वो 1 ईयर का एंड हो जाता है तो दैट मीन यही माना जाता है कि वो एक्सपायरी हो जाएगा। देखो हम बाइक का ना जो पोल्यूशन के लिए जो हम पर्ची बनवाते हैं बाइक की, तो वो हमारे 1 साल के लिए ही चलती है, उसके बाद वो काम नहीं करती, एक्सपायर हो जाती है, हमें उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। इसी तरीके से जो फायर इंश्योरेंस होता है वो भी हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। ओके, देन उसके बाद लास्ट आता है हमारा मैरिन इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यूरिंग सी वोगेज। अगर सी वोगेज की वजह से कोई भी लॉस होता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैरिन इंश्योरेंस लिया जाता है। द बिजनेसमैन कैन गेट हिज शिप इंश्योर्ड बाय पेइंग द प्रीमियम फिक्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर जो शिप का बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रीमियम जितना जो भी फिक्स होगा उनका वो जमा करवा देंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, जब उन्हें नीड होगी तब वो मैरिन इंश्योरेंस का यूज कर लेंगे। ओके, द फंक्शनल प्रिंसिपल्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस आर द सेम एज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जो देखो जो मैरिन इंश्योरेंस होता है, जो भी जनरल जितने भी प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस के, वो सारे के सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस जो फायर इंश्योरेंस होता है उसके ऊपर भी। ओके, क्लियर है। सो इसका एक अदर टॉपिक और बचता है हमारा अदर इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। सो जितने भी अदर इंश्योरेंस होते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं अदर इंश्योरेंस के साथ। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।